द साइकोलॉजी ऑफ मनी नामक पुस्तक का मूल आधार इस धारणा के इर्द गिर्द घूमता है कि वित्तीय सफलता प्राप्त करना मुख्य रूप से किसी की बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि उसके द्वारा निर्धारित होता है। व्यवहार पैटर्न। वास्तव में असाधारण बुद्धि वाले व्यक्ति भी अक्सर ध्वनि वित्तीय की पेचीदगियों को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। व्यवहार जैसा व्यवहार प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए स्वयं एक चुनौतीपूर्ण पहलू साबित होता है। वित्तीय सिद्धांतों का ज्ञान होने के बावजूद व्यक्ति अक्सर वित्त के क्षेत्र में तर्कसंगतता के बजाय अपनी भावनाओं से प्रेरित निर्णय लेते हैं। ये घटना सैद्धांतिक समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच के वियोग को उजागर करती है। 2018 में सम्मानित लेखक मॉर्गन हाउसल ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें 20 सबसे महत्वपूर्ण खामियों, पूर्वाग्रहों और हानिकारक वित्तीय योगदान करने वाले कारकों को संक्षिप्त रूप से रेखांकित किया गया है। व्यवहार। उपयुक्त रूप से द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की रिपोर्ट चर्चा के तहत पुस्तक के अग्रदूत के रूप में कार्य करती है, विषय वस्तु की व्यापक परीक्षा की पेशकश करती है। इस प्रकार द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय सारांश में तल्लीन करने से हमें इस मनोरम अन्वेषण में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। अध्याय 1 द साइकोलॉजी ऑफ मनी का शीर्षक नो वंस क्रेजी इस धारणा को चुनौती देता है कि व्यक्तिगत वित्त पूरी तरह से तर्कसंगतता और तर्क से संचालित होता है। अध्याय इस विचार की पड़ताल करता है कि वित्तीय निर्णय भावनाओं, पूर्वाग्रहों और व्यक्तिगत अनुभवों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। लेखक इस बात पर जोर देता है कि पैसे को संभालने का कोई एक सही या गलत तरीका नहीं है, क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोण और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। यह अध्याय बाजारों की अप्रत्याशित प्रकृति पर जोर देते हुए सटीक भविष्यवाणियों और वित्तीय परिणामों पर नियंत्रण की गिरावट पर भी प्रकाश डालता है। ये वित्तीय निर्णय लेने पर सामाजिक आख्यानों और सांस्कृतिक प्रभावों के प्रभाव को उजागर करता है, पाठकों से अपने स्वयं के विश्वासों पर सवाल उठाने का आग्रह करता है। अंततः अध्याय व्यक्तिगत वित्त के संबंध में सहानुभूति, समझ और आत्म प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करता है। अध्याय 2 द साइकोलॉजी ऑफ मनी शीर्षक लक एंड रिस्क का गहरा प्रभाव भाग्य और जोखिम का हमारे वित्तीय जीवन पर पड़ता है। अध्याय शुद्ध योग्यता की धारणा को चुनौती देता है और वित्तीय सफलता प्राप्त करने में भाग्य की भूमिका पर जोर देता है। यह अंध भाग्य के बीच अंतर करता है, जिसमें अप्रत्याशित घटनाएं या दुर्भाग्य शामिल हैं, और भाग्य जोखिम लेने के परिणाम स्वरूप होता है। असम्मित रिटर्न की अवधारणा को ये बताने के लिए पेश किया गया है कि कैसे जोखिम और किस्मत से बड़े लाभ या नुकसान हो सकते हैं। अध्याय उन मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों की भी पड़ताल करता है जो भाग्य को कम आंकने और व्यक्तिगत कौशल को कम आंकने से उत्पन्न होते हैं। उदाहरणों और उपाख्यानों के माध्यम से लेखक वित्तीय परिणामों में यादृच्छिकता की भूमिका को पहचानने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अंततः अध्याय पाठकों को वित्तीय परिणामों को आकार देने में भाग्य की भूमिका को स्वीकार करते हुए गणना किए गए जोखिम लेने के लाभों को स्वीकार करते हुए सफलता और विफलता पर अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अध्याय 3 में द साइकोलॉजी ऑफ मनी शीर्षक नेवर एंड के लेखक मॉर्गन हाउसल धन और मानव संतुष्टि के बीच जटिल संबंधों की पड़ताल करते हैं। मनोरम उपाख्यानों और विचारोत्तेजक अंतर्दृष्टि के माध्यम से हाउसल इस धारणा को चुनौती देते हैं कि अधिक पैसा अधिक खुशी के बराबर है। वह हेडोनिक ट्रेडमिल की अवधारणा में तल्लीन है, जहां व्यक्तियों को समान स्तर की संतुष्टि बनाए रखने के लिए लगातार अधिक धन की आवश्यकता होती है। हाउसल खुद की तुलना दूसरों से करने और लगातार बढ़ते जीवन स्तर का पीछा करने के हानिकारक प्रभावों पर जोर देता है। वह पाठकों से धन की अपनी धारणा को फिर से परिभाषित करने, वर्तमान में आभार खोजने और अपने वित्तीय को संरेखित करने का आग्रह करता है, व्यवहार उनके मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ। आखिरकार हाउसल का अध्याय एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि एक सार्थक और पूर्ण जीवन की खोज में है। अध्याय 4 में द साइकोलॉजी ऑफ मनी का शीर्षक कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग मॉर्गन हाउसल चक्रवृद्धि ब्याज की जटिल प्रकृति और हमारे वित्तीय जीवन पर इसके प्रभाव की पड़ताल करता है। अध्याय चक्रवृद्धि में समय के महत्व पर जोर देता है, जल्दी शुरू करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है और निवेश को तेजी से बढ़ने की अनुमति देने के लिए धैर्य रखता है।
ये जोखिम और रिटर्न के बीच के संबंध में भी विस्तार करता है, पाठकों से विकास और पूंजी संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का आग्रह करता है। हाउसल उन मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों को संबोधित करता है जो चक्रवृद्धि प्रक्रिया में बाधा बन सकते हैं, जैसे अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देना और आवेगी वित्तीय निर्णयों के आगे झुकना। तत्काल संतुष्टि के आकर्षण पर भी चर्चा की गई है। लंबी अवधि के धन सृजन के लिए विलंबित संतुष्टि को गले लगाने के महत्व पर बल दिया गया है। वास्तविक जीवन के उदाहरणों और उपाख्यानों के माध्यम से हाउसल कंपाउंडिंग की शक्ति और इसके प्रभावों को भ्रमित करने वाले कारकों को दिखाता है। अध्याय एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कंपाउंडिंग एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसकी क्षमता को पूरी तरह से समझने के लिए अनुशासन और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। अध्याय 5 मॉर्गन हाउसल द्वारा द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पुस्तक अमीर बनने बनाम अमीर बने रहने की अवधारणा की पड़ताल करती है। लेखक उन मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कारकों पर प्रकाश डालता है जो दीर्घकालिक धन संरक्षण में योगदान करते हैं। हाउसल ये स्वीकार करते हुए शुरू होता है कि बहुत से लोगों के पास महत्वपूर्ण धन जमा करने की क्षमता होती है, लेकिन जो लोग इसे खोने वालों से अपनी संपत्ति बनाए रखते हैं, उन्हें अमीर रहने की उनकी समझ अलग करती है। जबकि धनी होने में बचत, निवेश और उच्च आय अर्जित करने जैसे कार्य शामिल होते हैं, धनी बने रहने के लिए अलग अलग कौशल और कौशल की आवश्यकता होती है। व्यवहार अध्याय धन प्रबंधन में दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य के महत्व पर जोर देता है। हाउसल वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से कंपाउंडिंग की शक्ति की व्याख्या करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि धन को संरक्षित करना अक्सर तत्काल रिटर्न का पीछा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेखक धन संरक्षण मानसिकता की अवधारणा का परिचय देता है और चर्चा करता है व्यवहार और व्यवहार सफल धन संरक्षक प्रदर्शित करते हैं। इनमें अत्यधिक उत्तोलन से बचना, अनावश्यक जोखिमों का विरोध करना और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहना शामिल है। हाउसल लापरवाह निर्णय लेने के परिणामों को दिखाता है और धन प्रबंधन के लिए एक रूढ़िवादी दृष्टिकोण के महत्व पर बल देता है। धन संरक्षण में बाधा डालने वाले मनोवैज्ञानिक पहलुओं का भी पता लगाया गया है। लाइफस्टाइल रेंगना की अवधारणा पर चर्चा की जाती है, आय बढ़ने के साथ बढ़ते खर्च के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। हाउसल विनम्रता और आत्म जागरूकता पर जोर देता है, वित्तीय सफलता में भाग्य और बाहरी कारकों की भूमिका को पहचानने के लिए बेहतर सूचित निर्णय लेने और अति आत्मविश्वास और अत्यधिक जोखिम लेने से बचने के लिए। अध्याय 6 में द साइकोलॉजी ऑफ मनी शीर्षक टेल्स यू विन मॉर्गन हाउसल ने वित्तीय सफलता में जोखिम प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका की पड़ताल की। वह जोर देकर कहते हैं कि जोखिम जीवन और वित्त का एक अंतर्निहित पहलू है, और यह समझना कि इसे कैसे नेविगेट करना है, दीर्घकालिक धन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। हाउसल फैट टेल्स की अवधारणा पेश करता है, कम संभावना वाली दुर्लभ घटनाएं लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव, जैसे कि बाजार में गिरावट या अप्रत्याशित आपात स्थिति। उनका तर्क है कि हालांकि ये घटनाएं अप्रत्याशित हैं, प्रभावी वित्तीय नियोजन के लिए उनकी संभावित घटना को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। लेखक बाजार में उतार चढ़ाव की अवधि के दौरान दीर्घकालिक सोच और अनुशासन बनाए रखने के महत्व पर भी जोर देता है। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचने और निवेशित रहने से व्यक्ति मंदी का सामना कर सकते हैं और अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। हाउसल इस धारणा को चुनौती देता है कि जोखिम और इनाम हमेशा आनुपातिक होते हैं, यह उजागर करते हुए कि अत्यधिक जोखिम लेने से अक्सर उच्च रिटर्न के बजाय गंभीर नुकसान होता है। वह जोखिम के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करता है जो व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के साथ संरेखित हो। पूरे अध्याय के दौरान हाउसल वास्तविक जीवन के उदाहरणों और उपाख्यानों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि को पूरक करता है, पाठकों को संबंधित अनुभव प्रदान करता है जो चर्चा किए गए सिद्धांतों को दर्शाता है। यह अध्याय वित्तीय निर्णय लेने में जोखिम प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालता है। हाउसल दुर्लभ घटनाओं की अप्रत्याशितता पर जोर देता है, दीर्घकालिक सोच को प्रोत्साहित करता है और पाठकों से जोखिम और इनाम के बीच संतुलन बनाने का आग्रह करता है। इन सिद्धांतों को अपनाने से व्यक्ति अपने वित्तीय परिणामों को बढ़ा सकते हैं और दीर्घकालिक सफलता की दिशा में काम कर सकते हैं। अध्याय 7 द साइकोलॉजी ऑफ मनी का शीर्षक फ्रीडम स्वतंत्रता की अवधारणा और हमारे वित्तीय जीवन पर इसके गहरे प्रभाव को उजागर करता है।
लेखक इस बात पर जोर देता है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल धन से बंधी नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत मूल्यों के साथ अपनी पसंद और लिव इन संरेखन पर नियंत्रण रखने की क्षमता है। अध्याय पर्याप्त को परिभाषित करने के विचार की पड़ताल करता है और पाठकों को उनकी बुनियादी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने की पहचान करके संतोष खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वित्तीय लचीलेपन और लचीलापन को महत्वपूर्ण बताया गया है और आपातकालीन निधि बनाने और अत्यधिक ऋण से बचने जैसी रणनीतियों पर चर्चा की गई है। अध्याय सामाजिक दबावों और तुलनाओं से अलग होने के महत्व को भी संबोधित करता है, पाठकों से अपने स्वयं के मूल्यों और आकांक्षाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह करता है। कुल मिलाकर अध्याय व्यावहारिक उपाख्यानों, मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है, पाठकों को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है जो उनकी समग्र भलाई को बढ़ाता है और स्वतंत्रता की व्यक्तिगत भावना प्राप्त करता है। अध्याय 8 में धन का मनोविज्ञान शीर्षक धन वही है जो आप नहीं देखते, मॉर्गन हाउसल धन की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है और पाठकों को वित्तीय कल्याण के छिपे हुए पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनका तर्क है कि सच्चा धन सफलता के दृश्यमान मार्करों द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत मूल्यों और किसी के लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की क्षमता जैसे कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। हाउसल समाज की भौतिक संपत्ति और सफलता के बाहरी प्रदर्शनों के आधार पर धन का न्याय करने की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है। वह जोर देकर कहते हैं कि यह संकीर्ण दृष्टिकोण गलत धारणाओं और गलत धारणाओं की ओर ले जाता है। इसके बजाय वह सुझाव देते हैं कि सच्चा धन हमारे वित्तीय जीवन के अदृश्य पहलुओं में निहित है, जैसे कि बचत, निवेश और वित्तीय सुरक्षा बनाए रखते हुए एक पूर्ण जीवन जीने की क्षमता। अध्याय धन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में वित्तीय स्वतंत्रता की अवधारणा की पड़ताल करता है। हाउसल इस बात पर जोर देते हैं कि धन अत्यधिक मात्रा में धन जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप विकल्प चुनने की स्वतंत्रता के बारे में है। वह उन व्यक्तियों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने अपने साधनों के भीतर रहकर और वित्तीय स्वतंत्रता को प्राथमिकता देकर मामूली आय के बावजूद धन हासिल किया। इसके अलावा हाउसल तुलना के हानिकारक प्रभावों और जोन्सेस के साथ बने रहने की इच्छा को संबोधित करता है। वह सामाजिक दबावों के आगे झुकने के प्रति आगाह करता है और इसके बजाय पाठकों को अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा करके व्यक्ति दूसरों द्वारा निर्धारित मनमाने मानक के लिए प्रयास करने के बजाय इस तरह से धन का निर्माण कर सकते हैं जो उनके लिए सार्थक हो। अध्याय धन की व्यक्तिपरकता और व्यक्तिगत परिभाषाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाप्त होता है। हाउसल ने जोर देकर कहा कि धन एक व्यक्तिगत और अनूठी अवधारणा है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। भौतिक संपत्ति से परे देखने और धन के अदृश्य पहलुओं पर विचार करके व्यक्ति अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर अध्याय 8 धन की वास्तविक प्रकृति की एक विचारोत्तेजक खोज प्रदान करता है, पाठकों से उनकी समझ को फिर से परिभाषित करने और छिपे हुए पहलुओं को गले लगाने का आग्रह करता है जो एक समृद्ध और पूर्ण जीवन में योगदान करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अध्याय 9 पैसा बचाने के विषय पर केंद्रित है। लेखक इस धारणा को दूर करता है कि बचत केवल इच्छाशक्ति का मामला है, इसके बजाय हमारी बचत को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों को समझने के महत्व पर जोर दिया गया है। व्यवहार अध्याय चीजों के स्वामित्व की उच्च लागत की अवधारणा की पड़ताल करता है, इस बात पर प्रकाश डालता है कि भौतिक संपत्ति के लिए हमारी इच्छा दीर्घकालिक वित्तीय प्रभावों पर विचार किए बिना निरंतर खर्च कैसे कर सकती है। ये कंपाउंडिंग की शक्ति और जल्दी बचत शुरू करने के महत्व पर भी जोर देता है। अध्याय बचत के लिए मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर काबू पाने के लिए व्यावहारिक रणनीति प्रदान करता है, जैसे स्वचालित बचत, आपातकालीन निधि बनाना और बचत लक्ष्यों को बजट में शामिल करना। अंततः अध्याय पाठकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वतंत्रता और मन की शांति प्राप्त करने में बचत के सही मूल्य को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। मॉर्गन हाउसल द्वारा द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अध्याय 10, जिसका शीर्षक उचित ग्रेटर देन तर्कसंगत है, व्यक्तिगत वित्त में तर्कशीलता की भूमिका की पड़ताल करता है। अध्याय हमारे वित्तीय विकल्पों पर भावनाओं,
पूर्वाग्रहों और सामाजिक दबावों के प्रभाव को उजागर करते हुए तर्कसंगत निर्णय लेने के पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है। हाउसल तर्कसंगतता की अवधारणा को एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण के रूप में पेश करता है, उपलब्ध जानकारी के आधार पर समझदार निर्णय लेने और संभावित जोखिमों और पुरस्कारों पर विचार करने के महत्व पर जोर देता है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि उचित होने से अधिक महत्वपूर्ण है व्यक्तियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने और नई जानकारी के लिए खुले रहने के लिए प्रोत्साहित करना। हाउसल अति आत्मविश्वास के खतरों, वित्तीय सफलता में भाग्य की भूमिका और विविधीकरण और जोखिम प्रबंधन के महत्व पर भी चर्चा करता है। कुल मिलाकर यह अध्याय पाठकों से उचित मानसिकता अपनाने और तर्कसंगतता की सीमाओं को पहचानने का आग्रह करता है ताकि ठोस वित्तीय निर्णय लिए जा सकें। आश्चर्य शीर्षक वाले द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 11 में लेखक मॉर्गन हाउसल ने हमारे वित्तीय जीवन पर अप्रत्याशित घटनाओं और आश्चर्यों के प्रभाव की पड़ताल की है। वह जोर देकर कहते हैं कि भविष्य स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है और चाहे हम कितनी भी अच्छी योजना क्यों न बनाएं, आश्चर्य हमारे वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हाउसल ऐसे व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के उदाहरण साझा करता है जो सफलतापूर्वक अप्रत्याशित घटनाओं के अनुकूल हो गए और जिन्हें तैयारी की कमी के कारण नुकसान उठाना पड़ा। पूरे अध्याय के दौरान हाउसल आश्चर्यों को नेविगेट करने के तरीके पर व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वह पाठकों को एक लचीली मानसिकता बनाए रखने, वित्तीय योजनाओं को समायोजित करने, निवेश में विविधता लाने और सुरक्षा के मार्जिन को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह आश्चर्य के मनोवैज्ञानिक पहलू पर भी प्रकाश डालते हैं, भविष्यवाणियों पर अधिक निर्भरता के खिलाफ चेतावनी और भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने की भ्रांति। हाउसल अनिश्चितता को गले लगाने और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार होने के महत्व पर जोर देता है। कुल मिलाकर आश्चर्य पाठकों को याद दिलाता है कि आश्चर्य अवश्यंभावी है, लेकिन उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया पर हमारा नियंत्रण है। अनिश्चितता को गले लगाकर अप्रत्याशित घटनाओं को अपनाने और सूचित निर्णय लेने से हम ज्ञान और लचीलापन के साथ वित्तीय यात्रा को बेहतर ढंग से नेविगेट कर सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अध्याय 12 में रूम फॉर एरर शीर्षक से मॉर्गन हाउसल ने हमारे वित्तीय जीवन में अनिश्चितता को गले लगाने और जोखिमों को प्रबंधित करने के महत्व पर जोर दिया। वह वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशित प्रकृति और भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने की कोशिश करने की व्यर्थता को स्वीकार करता है। इसके बजाय हाउसल का सुझाव है कि व्यक्तियों को एक आपातकालीन कोष बनाकर, पर्याप्त बीमा प्राप्त करके और अपने निवेशों में विविधीकरण का अभ्यास करके सुरक्षा का मार्जिन बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से वे अनपेक्षित घटनाओं से अपनी रक्षा कर सकते हैं और त्रुटि के लिए जगह बना सकते हैं। हाउसल इस विचार की भी पड़ताल करता है कि अनिश्चितता लाभप्रद हो सकती है। वह पाठकों को असफलता को विकास और सीखने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, बजाय इसके कि हर कीमत पर इससे बचा जाए। मनोविज्ञान से अंतर्दृष्टि पर चित्रण और व्यवहार अर्थशास्त्र वह उन संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों पर प्रकाश डालता है जो अक्सर हमें जोखिम को कम आंकने और हमारी क्षमताओं को कम आंकने के लिए प्रेरित करते हैं। इन पूर्वाग्रहों को समझने से व्यक्तियों को अधिक तर्कसंगत वित्तीय निर्णय लेने में सहायता मिल सकती है। आकर्षक कहानियों और संबंधित कहानियों के माध्यम से हाउसल हमारी वित्तीय रणनीतियों में त्रुटि के लिए कमरे को शामिल करने के महत्व को प्रभावी ढंग से बताता है। अनिश्चितता को स्वीकार और प्रबंधित करके व्यक्ति धन के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित कर सकते हैं, सूचित निर्णय ले सकते हैं और अधिक वित्तीय लचीलापन बना सकते हैं। मॉर्गन हाउसल द्वारा द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अध्याय 13, जिसका शीर्षक यू विल चेंज है, हमारे वित्तीय जीवन पर व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के गहरा प्रभाव की पड़ताल करता है। अध्याय परिवर्तन की अनिवार्यता पर प्रकाश डालता है और तदनुसार हमारे वित्तीय निर्णयों और दृष्टिकोणों को अपनाने के महत्व पर जोर देता है। हाउसल इस बात पर चर्चा करता है कि कैसे हमारी प्राथमिकताओं, लक्ष्यों और मूल्यों में बदलाव आता है क्योंकि हम जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं, जो हमारे वित्तीय विकल्पों को प्रभावित करते हैं। वह लचीलेपन और खुले विचारों की आवश्यकता पर जोर देता है, विशेष रूप से निवेश में बदलती परिस्थितियों को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए। अध्याय वित्तीय लचीलापन की अवधारणा और अप्रत्याशित घटनाओं की तैयारी के महत्व की भी पड़ताल करता है।
हाउसल इस धारणा को चुनौती देता है कि अधिक पैसा अधिक खुशी की ओर ले जाता है, पाठकों को जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो सच लाते हैं पूर्ति। कुल मिलाकर अध्याय परिवर्तन को स्वीकार करने, अनुकूलनीय होने और दीर्घकालिक वित्तीय सफलता के लिए व्यक्तिगत विकास और वित्त के बीच गतिशील संबंध को समझने के महत्व पर जोर देता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अध्याय 14, जिसका शीर्षक नथिंग्स फ्री है, वित्तीय निर्णय लेने में छिपी हुई लागत की अवधारणा की पड़ताल करता है। अध्याय हमारे विकल्पों की सही कीमत और हमारे वित्तीय कल्याण पर उनके प्रभाव को समझने के महत्व पर जोर देता है। लेखक समय के मूल्य से शुरू करते हुए विभिन्न छिपी हुई लागतों पर चर्चा करता है। समय की अवसर लागत को ध्यान में न रखने से खराब वित्तीय निर्णय हो सकते हैं और हमें दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने से रोक सकते हैं। इसके अतिरिक्त अध्याय वित्तीय तनाव की भावनात्मक लागत और हमारे मानसिक और शारीरिक कल्याण पर लगने वाले टोल पर प्रकाश डालता है। यह विचार कि हर चीज की कीमत होती है, भले ही तुरंत स्पष्ट न हो, का पता लगाया जाता है। सस्ते विकल्प कम गुणवत्ता या रखरखाव लागत के साथ आ सकते हैं, जिससे वे लंबे समय में अधिक महंगे हो जाते हैं। स्वामित्व की पूरी लागत को ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि के लक्ष्यों के साथ समझदार वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिलती है। ऋण की छिपी हुई लागतों की भी जांच की जाती है, जिसमें बल दिया जाता है कि उधार ब्याज भुगतान और भविष्य के दायित्वों के साथ आता है। ऋण की सही लागत को समझने से सूचित विकल्प बनाने में मदद मिलती है और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। अंत में अध्याय वित्तीय जटिलता की छिपी लागत पर चर्चा करता है। हमारा वित्तीय जीवन जितना अधिक जटिल होता जाता है, उतना ही अधिक समय और ऊर्जा हमें उन्हें प्रबंधित करने में लगानी चाहिए। वित्तीय निर्णयों को सरल बनाने से तनाव कम होता है और जीवन के अन्य क्षेत्रों के लिए संसाधन मुक्त होते हैं। संक्षेप में अध्याय 14 वित्तीय निर्णयों में छिपी हुई लागतों को पहचानने के महत्व पर प्रकाश डालता है। वास्तविक मूल्य को समझकर, समय के मूल्य को ध्यान में रखते हुए, भावनात्मक टोल को स्वीकार करते हुए, स्वामित्व की पूरी लागत का मूल्यांकन करते हुए, कर्ज के बारे में जागरूक होकर और वित्तीय जीवन को सरल बनाकर, व्यक्ति सूचित विकल्प चुन सकते हैं जो उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों और समग्र रूप से अच्छी तरह से संरेखित हो। प्राणी द साइकोलॉजी ऑफ मनी शीर्षक यू एंड मी का अध्याय 15 व्यक्तियों और पैसे के बीच के जटिल संबंधों पर केंद्रित है। ये हमारे व्यक्तिगत मूल्यों, भावनाओं और को समझने के महत्व पर जोर देता है। व्यवहार जब वित्तीय निर्णय लेने की बात आती है, अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे सामाजिक तुलना पैसे के प्रति हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करती है और दूसरों के साथ रहने की कोशिश करने के नकारात्मक प्रभाव। ये और अधिक के लिए लगातार प्रयास करने के बजाय हमारे पास जो कुछ है उससे संतोष पाने के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। पिछले अनुभवों, दीर्घकालिक सोच और व्यक्तिगत मूल्यों के साथ वित्तीय निर्णयों को संरेखित करने की भूमिका पर भी चर्चा की गई है। कुल मिलाकर अध्याय का उद्देश्य पाठकों को उनके वित्त के लिए एक स्वस्थ और अधिक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करना है, जिससे अधिक से अधिक वित्तीय कल्याण और संतोष हो। अध्याय 16 निराशावाद का प्रलोभन, वित्त और निवेश में निराशावाद के प्रलोभन की अवधारणा की पड़ताल करता है। लेखक इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे बाजारों में अनिश्चितता व्यक्तियों को निराशावादी दृष्टिकोण अपनाने, तर्कहीन निर्णय लेने या पूरी तरह से निवेश से बचने के लिए प्रेरित कर सकती है। अध्याय चर्चा करता है व्यवहार इस मानसिकता में योगदान देने वाले हानि विचलन और हालिया पूर्वाग्रह जैसे पूर्वाग्रह। ये निराशावादी आख्यानों और पूर्वानुमानों के आकर्षण की भी जांच करता है, जो हमारी भावनाओं और पूर्वाग्रहों का फायदा उठाते हैं। हालांकि लेखक निराशावाद को आंख बंद करके स्वीकार करने के खिलाफ चेतावनी देता है और एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। दीर्घकालिक मानसिकता अपनाने और प्रतिक्रियात्मक निर्णयों से बचने से व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। यह अध्याय धन संचय के लिए एक विवेकपूर्ण और विविध दृष्टिकोण के लाभों को रेखांकित करता है। कुल मिलाकर यह पाठकों से निराशावाद के बहकावे का विरोध करने और बाजार के यथार्थवादी आकलन के आधार पर तर्कसंगत विकल्प बनाने का आग्रह करता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का अध्याय 17, जिसका शीर्षक व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग है, उन तर्कहीन प्रवृत्तियों और भ्रांतियों की पड़ताल करता है जो व्यक्ति अक्सर वित्तीय निर्णय लेते समय प्रदर्शित करते हैं।
यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि सूचना तक पहुंच के बावजूद जब पैसे की बात आती है तो लोग अभी भी संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों और तर्कहीन सोच के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं। ये चर्चा करता है कि कैसे निवेशक कथाओं और कहानियों पर भरोसा करते हैं, जिससे पक्षपात होता है और बाजार का विकृत दृष्टिकोण होता है। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह मौजूदा मान्यताओं का समर्थन करने वाली जानकारी की तलाश करने की प्रवृत्ति इन विकृत विचारों को और पुष्ट करती है। सामाजिक प्रमाण का प्रभाव जहां लोग मार्गदर्शन और सत्यापन के लिए दूसरों को देखते हैं, झुंड मानसिकता और बुलबुला गठन का कारण बन सकते हैं। अति आत्मविश्वास और नियंत्रण का भ्रम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे अत्यधिक जोखिम लेने और गेट रिच क्विक योजनाओं में विश्वास होता है। इन तर्कों का समर्थन करने के लिए वास्तविक दुनिया के उदाहरण और अध्ययन प्रदान किए जाते हैं। यह अध्याय पाठकों को मनोवैज्ञानिक कारकों पर विचार करते हुए वित्तीय निर्णय लेने के लिए अधिक सूचित और आत्मनिरीक्षण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा करने से निवेशक घोटालों, झुंड की मानसिकता से बच सकते हैं और अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप तर्कसंगत विकल्प चुन सकते हैं। तो पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक प्रबुद्ध यात्रा पर ले जाती है, जो पैसे के साथ हमारे जटिल संबंधों की गहन समझ प्रदान करने के लिए मनोविज्ञान और वित्त के क्षेत्रों को एक साथ बुनती है। इन पृष्ठों में दिए गए ज्ञान को अपनाकर हम पारंपरिक मौद्रिक दृष्टिकोण की सीमाओं को पार कर सकते हैं और वित्तीय कल्याण की दिशा में एक रास्ता बना सकते हैं। आखिरकार, ये पुस्तक हमें धन की हमारी धारणा को फिर से परिभाषित करने के लिए चुनौती देती है, जो हमें अनुभव, उद्देश्य और समृद्धि में समृद्ध जीवन बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।